बूढ़ी अम्मा की जादुई गाय। कुंती धूप में अपनी गाय के लिए चारा लेकर आती है और देखती है कि उसकी गाय धूप में बैठी थी और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। हे राम, मेरी तारा को इन लोगों ने धूप में जला दिया। अरे ये मीना बहू को जरा भी ध्यान नहीं था क्या? कुंती अपनी गाय तारा को वहां से खोलकर छाया में बांधती है। मैं अभी पानी लाती हूँ। कुंती पानी की बाल्टी लाती है और अपनी गाय को पानी पिलाती है और बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगती है। कुंती किशनपुरा गांव में अपने बेटे अशोक और अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। कुंती ने एक गाय पाली थी। कुंती को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। कुंती सुबह शाम अपनी गाय को चारा और पानी दिया करती थी, लेकिन बदले में वो गाय कुंती को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे उनके घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। कुंती सुबह से थकी हारी घर आती है और तारा की हालत देखकर वो बहुत गुस्से में थी। बहू, तुम पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हो। इतनी भी समझ नहीं कि बेजुबान जानवर धूप में बैठा है, उसे खोलकर छाया में बांध दूं। मैंने ना आपका गाय का ध्यान रखने का ठेका नहीं ले रखा है। आपको कितनी बार बोला है कि इसे बेच दो, लेकिन नहीं, आ जाती है हर बार मुझे सुनाने के लिए। हाँ। कुंती की बहू मीना को तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही वो उसकी देखभाल करती थी। उसी दिन शाम को, सुनिए जी, माँ जी ना हर रोज मुझे कोसती रहती है कि मैं उनकी तारा को पानी नहीं पिलाती, चारा नहीं डालती। घर के काम कम होते हैं क्या? मैं ये बातें नहीं सुन सकती। आप ना उस तारा को कहीं बेच दो या कह दो माँ जी से कि मुझसे कोई उम्मीद न रखें। अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अगली सुबह, माँ जी, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रहा था कि हमारी गाय तारा अब हमारे किसी काम की नहीं है। जितना इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस गाय को बेच दें और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लें। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गाय ने मेरा परिवार को पाला है, मेरा सहारा बनी है ये, और ये मेरे लिए मेरी संतान की तरह है। तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रहे हो? मैं जानता हूँ माँ कि जिस जानवर को आपने पाला हो उससे लगाव हो ही जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना बंद भी कर देगी ना, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगी। ये छोटी सी थी, तब से मैं इसे अपने घर लेकर आई। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर वो अपनी गाय तारा के पास बैठ जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। कुंती की आंखों में आंसू थे। कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी तारा को कहीं नहीं भेजूंगी। बूढ़ी गाय कुंती की सारी बातें सुन रही थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। बूढ़ी कुंती अपनी गाय तारा का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन उसके बेटे बहू को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुंती जैसे ही घर से बाहर जाती तो मीना उस गाय को कोसने लगती और उसकी पिटाई भी करती। ये बुढ़िया तो इस गाय को घर से निकालेगी नहीं। हाँ, अब ना मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। इतना चारा खिलाना और इसे पानी पिलाना सब बेकार जा रहा है। ऊपर से इसकी वजह से मुझे अलग सुनना पड़ता है। पता नहीं इस बुढ़िया को इसमें क्या दिखता है। हाँ, मुझे तो ये फूटी आंख भी नहीं भाती। तभी वहां मीना का पति आता है। अरे तुम क्यों अपना गुस्सा इस बेचारी तारा पर निकाल रही हो? सुनो जी, आप अपने गांव के व्यापारी दीनालाल से बात क्यों नहीं करते? अरे मीना, मैं बात तो कर लूं, लेकिन माँ जी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। अरे तो उन्हें बताएगा कौन? हम ये सब ना रात के अंधेरे में करेंगे। माँ जी को लगेगा कि गाय कहीं भाग गई है। ये सारी बातें वो गाय सुन रही थी। शाम को जब कुंती गाय को चारा डालती है तो तारा कुंती को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ तारा,
तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या तुझे? कुंती गाय के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। मैं अभी तेरे लिए कुछ जड़ी बूटी लाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुंती अंदर जाती है और कुछ जड़ी बूटी चारे में डालती है। ले, अब जल्दी से इसे खा ले, फिर तू ठीक हो जाएगी। बेजुबान तारा जानती थी कि जल्द ही वो अपनी मालकिन से दूर हो जाएगी, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ किशन गांव के व्यापारी धीनालाल के पास जाता है। अरे किशन, आज कैसे आना हुआ? धीनालाल जी, मैं अपनी गाय को बेचना चाह रहा था। अरे वैसे तो तुम्हारी गाय अब काफी बूढ़ी हो गई है। मैंने तुम्हारी माँ से पहले कितनी बार पूछा था, लेकिन वो तो उसे बेचने के लिए राजी ही नहीं थी। फिर अब कैसे मान गई? जी, मुझे वही बताना था कि इसके बारे में माँ जी को कुछ मालूम नहीं है। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए हम इस गाय को बेच रहे हैं। जो कुछ भी करना होगा रात के अंधेरे में ही करना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं आज रात ही गाय को लेने आ जाऊंगा। ठीक है। उसी रात मीना अपनी सास को खाने में नींद की दवाई मिलाकर देती है। कुंती खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। दूसरी तरफ रात को जब सब लोग सोए थे, तब धीनालाल अपने एक आदमी के साथ तारा को लेने उसके घर आता है। ये गाय के 5,000 रुपए, अब तुम्हारी ये गाय मेरी हुई। किशन पैसे लेता है और गाय को खोल देता है। धीनालाल का आदमी गाय को खींचता है, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं थी। अरे चल क्यों नहीं रही? धीनालाल उसे डंडे से मारने लगता है और गाय जोर जोर से रांपने लगती है। धीनालाल अपने आदमी से जल्दी से उसे खोलने के लिए कहता है और वहां से जल्द निकलने के लिए कहता है। अरे जल्दी जल्दी चल, देखता हूँ ये कैसे नहीं चलती। दोनों बड़ी क्रूरता से उसे पीटते हुए ले जाते हैं। इन सब से अनजान कुंती सुबह सुबह सोकर उठती है और वो अपनी गाय को देखने जाती है। तारा, ओ तारा, कहाँ गई? किशन, तुमने तारा को खोला है क्या? कुंती इधर उधर देखती है, लेकिन गाय कहीं नहीं थी, जिससे कुंती बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाती है। मेरी तारा कहाँ चली गई? मीना बहू, किशन, मेरी तारा कहाँ है? अरे माँ जी, मुझे क्या पता कि आपकी गाय कहाँ है? आप ही ने तो रात को उसे रस्सी से बांधा था। हाँ माँ, आपने ही तो उसे रस्सी बांधी थी। अच्छे से नहीं बांधी थी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है, मैंने सही से रस्सी बांधी थी, लेकिन ऐसे यहाँ से वो कैसे चली गई? अरे माँ जी, वो तो जानवर है ना, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं भी जाएगी। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। कुंती गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगती है, लेकिन तारा कहीं नहीं मिलती। कुंती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए तारा तारा पुकार रही थी। तभी सामने से धीनालाल और उसका आदमी आता है, जो गाय को ज्यादा पैसों से दूसरे शहर बेच आए थे। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, मेरी गाय तारा न जाने कहाँ चली गई है। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी तारा। अरे अम्मा, आप इतना रोइए मत। हो सकता है वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए मौका मिलते ही भाग गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। अरे अम्मा, आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है, और आप एक जानवर पर भरोसा कर रही हो। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए और अपने घर जाइए। ऐसा बोलकर धीनालाल और उसका आदमी वहां से चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कुंती भूखी प्यासी गांव गांव घूम रही थी। दूसरी तरफ किशन अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा था। मीना, माँ सुबह से घर नहीं लौटी। मेरा दिल घबरा रहा है। मैं माँ को देखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
तभी रास्ते में उन्हें कुंती मिलती है और वो दोनों उसे घर ले आते हैं। पता नहीं मेरी तारा कहाँ चली गई। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? वो आ जाएगी। चलो आप खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कुंती फिर से अपनी तारा को ढूंढने चली जाती है और दिन भर भटक कर रात को घर लौटती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कुंती की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। मीना भी कुंती को देखकर दुखी थी, लेकिन फिर पैसों को देखकर वो खुश हो जाती है। एक दिन थकी हारी कुंती पेड़ के नीचे बैठी थी और वो तारा को याद कर रही थी। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मेरी तारा को मुझसे छीन लिया। पता नहीं वो किस हालत में होगी। तभी अचानक वहाँ एक छोटी लड़की आती है जिसने गाय की रस्सी अपने हाथ में पकड़ी थी और उसके पीछे पीछे गाय चल रही थी। अम्मा, ये गाय आपकी है क्या? कुंती गाय का नाम सुनते ही गाय की तरफ देखती है। मेरी तारा, कहाँ चली गई थी तू? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। कुंती अपनी गाय को बहुत प्यार से सहलाती है। अब ये कहीं नहीं जाएगी अम्मा। बेटा, तुम्हें मेरी गाय कहाँ मिली? तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कुंती अपनी गाय तारा को लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है। किशन गाय को देखकर हैरान था। जैसे ही गाय के पास वो आता है तो गाय उसे जोर से सींग मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। हाय, मार दिया मेरे पति को इस मनहूस ने। मीना डंडा लेकर गाय को मारने लगती है, लेकिन गाय उसे भी जोरदार सींग मारती है और मीना भी दूर जाकर गिरती है। मार दिया मुझे भी। तारा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसा क्यों कर रही है? आज तक तो इसने ऐसा नहीं किया, फिर तुमको देखते ही ये ऐसा क्यों कर रही है? कुंती तारा को चारा डालती है और उसे पानी पिलाती है। दूसरी तरफ किशन और मीना आपस में बातें कर रहे थे। मीना, तुम्हें पता है ना तारा ने आज हमें क्यों मारा? लगता है ये हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने इसे दीनालाल को बेच दिया था। जी, अगर वो सेठ यहाँ अपने पैसे लेने आ गया तो मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। तुमने देखा नहीं तारा, आते ही माँ कितनी खुश हो गई है। अब मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। तारा अब हमेशा यही रहेगी। शाम को जब कुंती गाय का दूध निकालती है तो एक बड़ी बाल्टी भरकर दूध होता है। अरे किशन, मीना, ये देखो, हमारी तारा ने कितना सारा दूध दिया है। अरे माँ, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? माँ जी, क्यों ना हम इस दूध को दुकान पर बेच दें? अब हर रोज ऐसा ही होता था। कुंती की गाय हर रोज सुबह शाम बाल्टी भरकर दूध देने लगी। दूसरी तरफ सेठ को पता चलता है कि कुंती को उसकी गाय मिल गई है और उसका दूध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे, वो गाय तो मैं शहर बेच आया था, फिर इस बुढ़िया को कौन सी गाय मिल गई? कहीं किसी और की गाय तो नहीं पकड़ के लेकर आई? अरे, वो मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन वो गाय तो बहुत ज्यादा दूध देती है। दीनालाल शहर में उस आदमी को फोन करता है। हेलो जी, वो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक गाय बेची थी, वो कैसी है? चारा पानी खा रही है ना ठीक से? हाँ हाँ, मैंने वो गाय आगे बेच दी है। अच्छा। रात को दीनालाल और उसका आदमी कुंती के घर उसकी गाय को चोरी करने जाते हैं। इसे ये खाना दे दो, इसकी रस्सी भी खोल देना। दीनालाल का आदमी गाय को रोटी देता है और उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही गाय दीनालाल और उसके आदमी को अपने सींग से उठाकर पटक देती है। अरे, अरे, मर गया। मेरी पीठ टूट गई। अरे, कोई तो मुझे बचाओ। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। अरे, ये कैसे बोल रही है? अभी बताती हूँ।
गाय अपनी दोनों सींग से दीनालाल और उसके आदमी को मारती है। अरे बचाओ, कोई हमें इस गाय से बचाओ, अरे मार दिया रे। दोनों की आवाज सुनकर कुंती का पूरा परिवार जाग जाता है और भागकर बाहर आता है। तो गाय के सामने वो दोनों लेटे थे। जैसे ही वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं तो गाय अपने सींग मारकर उन्हें फिर गिरा देती है। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? फिर से मेरी गाय तारा को मुझसे छीनने आए थे। मार तारा, इनको बहुत मार। अरे हमें माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। कुंती अपनी तारा को बांध देती है। दीनालाल और उसका आदमी कुंती से माफी मांगते हैं। अगर आज के बाद यहाँ दिखे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। उनके जाने के बाद किशन और मीना भी अपनी माँ से माफी मांगते हैं। जिस दिन तारा ने तुम दोनों को मारा था, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये तुम दोनों ने कुछ तो गलत किया है। फिर मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, लेकिन उसकी सजा तारा ने तुम्हें दी थी और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जो हो गया था। फिर तीनों अपनी गाय को गले से लगाते हैं और तारा भी बड़े प्यार से तीनों को चाटने लगती है। मधुबन नगर में गोपाल नाम का दर्जी अपनी पत्नी सीमा और बेटी सुधा के साथ रहता था। सुधा का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण गोपाल और सीमा बहुत परेशान रहते थे। अरे गोपाल भैया, सोनू के पापा का कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस बहन जी, एक सिलाई करनी ही बाकी रह गई है। ठीक है भैया, मैं शाम को सोनू को भेजूंगी, उसके हाथ दे देना। शाम को इनको शादी में जाना है, इसलिए आज पक्का तैयार कर देना भैया। शाम को पक्का तैयार हो जाएगा बहन जी, आप बेफिक्र रहिए। तभी सीमा भी उस औरत की आवाज सुनकर बाहर आती है। कैसे हो आशा बहन आप? वो मैंने आपको एक काम को कहा था, कुछ बात बनी या नहीं? हाँ वो बहन जी, मैंने बोला तो था एक दो जगह ना, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि ना मैंने उन सबको सच बोल दिया था कि लड़की का रंग सांवला है। अब किसी को धोखे में तो नहीं रख सकते ना। जी बहन जी, ये बात तो है। बहन जी, हम और आप होते कौन हैं ये सब तय करने वाले? जोड़ियां तो भगवान ऊपर बनाते हैं ना, इसलिए हमने सब भगवान पर छोड़ रखा है। वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है भैया, पर आपकी बेटी का रंग ना कुछ ज्यादा ही सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग की लड़कियों के लिए मानते नहीं है ना। अच्छा, मैं चलती हूँ भैया, आप कपड़े भिजवा देना। गोपाल देखता है कि इन तीनों की बातें सुधा सुन चुकी है, इसलिए उसने बात को बदलना चाहा। अरे बेटा सुधा, तुम अपनी माँ और उसकी सहेलियों की बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? वो तो हम बस ऐसे ही। बस बापू, मुझे सब पता है, मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ना बिटिया ना, ऐसा कभी सोचना भी मत। तू तो हमारी जिंदगी से भी बढ़कर हमें प्यारी है मेरी बच्ची। मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ बापूजी। अच्छा, लेकर आओ ये कपड़े ना, मैं सिल देती हूँ, हम बहुत थक गए होंगे। सुधा का उदास चेहरा देखकर गोपाल उस समय चुप हो जाता है। सुधा कपड़े सिलने लगती है। सुधा बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों ध्यान से सुनो। राजकुमार आदित्य सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा विनय प्रताप सिंह और रानी राजनंदिनी अपने बेटे आदित्य सिंह का 24वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। राजकुमार आदित्य सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी ना? मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी।
मैं भी बहुत सुंदर बन के जाऊंगी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हम क्या देंगे, हमारे घर वाले है ना, वो खुद देख लेंगे कि क्या देना है और क्या नहीं। हम तो बस वहाँ देखने जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग राजमहल में होने वाले उत्सव में जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। हम राजमहल कैसे जा सकते हैं जी? उपहार देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर किसी को तो जाना ही चाहिए ना। सुधा, तुम अपनी सहेलियों के साथ चले जाना बच्ची। क्या? मैं? हाँ, यही सही रहेगा। सुधा को इसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं चांदनी के साथ चली जाऊंगी। सुधा राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या लेकर जाए। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए ना एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको जरूर पसंद आएगी। सुधा राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंच जाती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सब के बीच सुधा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। राजकुमार को तो कीमती उपहार मिल रहे हैं। इतने सारे उपहारों में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आ जाएगी? राजकुमार को तो अपने हाथ से मुझे देने की हिम्मत भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं चुपचाप ना राजकुमार के कक्ष में इसे रख देती हूँ। सुधा पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर अपने घर आ जाती है। सुधा बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही घर आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापूजी, वैसे भी अब तक तो राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरे द्वारा दी गई पोशाक को भूल भी चुके होंगे। दूसरी तरफ राजकुमार जब अपने कमरे में पहुंचा तो उन्होंने वहां वो पोशाक रखी देखी। वाह, ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। पर मुझे जहाँ तक याद है सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर मुझे ये उपहार किसने दिया है और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहाँ मेरे कक्ष में रख दिया? राजकुमार महाराज महारानी सेनापति दास दासियों सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, ऐसे चोरी छुपे क्यों दिया। राजकुमार वापस अपने कक्ष में जाता है, तभी उसकी नजर अपनी कक्ष में एक गिरे झुमके पर पड़ती है। राजकुमार महल में सभी से उस झुमके के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा झुमका नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये झुमका यकीनन उसी लड़की का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात को पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है वो पोशाक किसने दी, लेकिन उसके लिए सब लोग मना कर देते हैं। अरे हमने तो राजकुमार को चांदी की बालियां दी थी, हमने कोई पोशाक नहीं दी। उस दिन गोपाल, उसकी पत्नी और बेटी सुधा जरूरी काम से नगर से बाहर गए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था। इस झुमके की असलियत जानने का पिताजी, मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ पिताजी, ताकि उससे उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक और गहने पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहने थे। मुझे पता चल जाएगा कि ये एक झुमका किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको।
हम तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस झुमके के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप उसके बारे में जानना चाहता था जिसका ये झुमका था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात गोपाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। सुधा, अरे बेटी सुधा, नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है पिताजी, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है ना। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी हुई थी। राजकुमार की नजरें तो उसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसका एक झुमका अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो सुधा ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई लड़की नहीं है वो। आखिर ये झुमका है किसका? कहीं मेरी योजना विफल न हो जाए। तभी सुधा भी वहां आती है और वो राजकुमार को देखती है। अरे, राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है। इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक बहुत पसंद आई। वाह, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। बापू जब ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सुधा ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार आदित्य की नजर सुधा के एक झुमके पर जाती है। सुधा ने एक कान को बालों से ढका हुआ था। जिसकी मुझे तलाश थी, आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी, आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो मैंने पोशाक पहनी हुई है, उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। सुधा तो सच जानती ही थी और वो हैरान रह जाती है। तभी राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको तो मुझसे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही आपको अपना दिल दे बैठा था जब मैंने इस पोशाक को देखा। अब वो तुम्हारा एक झुमका मेरे कक्ष में गिर गया, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चल पाया, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सुधा अपने कान के ऊपर से बाल पीछे करती है तो उसका एक कान खाली था। फिर राजकुमार वो झुमका भी सुधा को पहना देता है। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार आदित्य सिंह को देख सुधा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके बाद गोपाल और सीमा को भी दरबार में बुलाया जाता है और राजकुमार की शादी सुधा से करवाई जाती है। उसके बाद सुधा के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी।